Jai Hind. Today we are going to read about Joule-Thomson effect by Dikshit sir. And in this lecture we are going to read about Joule-Thomson effect, third law of thermodynamics and the Kelvin effect. Firstly, that is surely to be compulsory to know about three things in the Joule-Thomson effect. These three are: first law of thermodynamics, second is the second law of thermodynamics, and third is the जीरोथ्स लॉ. तो आपको ये तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और जीरोथ्स लॉ क्या होता है. अगर ये आपको नहीं पता है तो पिछले लेक्चर्स में आप जा सकते हैं और देख सकते हैं. हम शॉर्ट में यहाँ पे एक बार बता देते हैं कि जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसे हम डिनोट करते हैं डी ई इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू. इसको ये भी कह सकते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एनर्जी क्या करती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. और एनर्जी क्या ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लागू करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, किसी सिस्टम पे, किसी बॉडी पे एज इट इज़, जैसा आप सोचें. ठीक है, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की. हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ना है. तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिनोट करता है डी एस इज इक्वल टू डी क्यू. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रिवर्सिबल बाई टी यानी टेम्परेचर. इस चीज़ को जो डिनोट करता है उसे कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अगर आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से जाननी है तो पिछले लेक्चर्स में जा सकते हैं और देख सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं हम जीरोथ्स लॉ की. तो जीरोथ्स लॉ कहता है सिंपली कि कोई ए बॉडी, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कोई ए बी सी है. अगर जीरोथ्स लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी ए है वो बी से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और बी वाला सी से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो जो ए होगा वो सी से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा. यानी कम्यूटेटिव का फॉर्मूला जैसे मैथमेटिक्स में यूज होता है ना, वैसे ही ये कह रहा है ए अगर बी से है, बी अगर सी से है, तो ए सी से थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक के अंदर बात होती है कम्यूटेटिव की. तब बात करते हैं किसकी, ए से सी की. अगर मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा तो वो कहलाएगा जीरोथ्स लॉ. इतना कंफर्म हुआ. तो देखिए इन तीनों लॉ का हम यूज करेंगे. साथ में एक और चीज़ें जान जाइए. आइडियल गैस इक्वेशन आप सब जानते होंगे. आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी. तो इस चीज़ को याद रखिएगा. अब ये सारी चीज़ें यूज होने वाली हैं किसके अंदर, जूल थॉमसन इफेक्ट के अंदर या फिर केल्विन इफेक्ट के अंदर. एक छोटा सा फॉर्म ये भी समझ लीजिए कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है. तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरली होता है कि द एंट्रोपी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, मैं लिख देता हूँ, द एंट्रोपी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि ज़ीरो केल्विन. ठीक है, याद रखिएगा, इज ज़ीरो फॉर एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दैट इज. एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं. ये होता है इसका फॉर्मूला जीरो केल्विन पे, यानी जीरो होगा, यानी कि जो एस होगा ये ज़ीरो होगा.
एंट्रोपी होगी वो जीरो होगी। ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो पहले अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर वापस। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, जब हम जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ेंगे तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, खासकर तब जब हम इसके कोफिशिएंट को प्रूव करेंगे, वो अपने सेकेंड पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अब आप ध्यान देंगे कि क्या है जूल थॉमसन इफेक्ट और क्या मतलब हमें देखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जूल थॉमसन इफेक्ट कहता क्या है कि मान लीजिए एक ये फिनोमिना है, मान लीजिए एक गुब्बारा है, ये एक गुब्बारा है, इसके अंदर क्या है, एयर है या फिर मान लो कोई गैस है, गैसेस हैं। ठीक है, तो क्या हुआ अगर हम इस वॉल को क्या करें, पिंच कर दें। अगर यहाँ पे पिंच करें तो क्या होगा, यहाँ से जितना भी गैसेस और एयर होंगे क्या होंगे, रिलीज होंगे। यानी कि यहाँ का जो प्रेशर है ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज करेगा तो एडियाबेटिकली यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसी फिनोमिनन को देखिए, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन टेम्परेचर व्हेन अ गैस अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। कहाँ से जा रहा है, यहाँ पर प्रेशर क्या था, हाइयर था, यहाँ पर प्रेशर क्या था एटमॉस्फेयर में, इसके कंपैरिजन में लोअर था। ठीक है, तो हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ हम जब जाएंगे तो ये एक्सपेंडिंग होगा। ठीक है, अ पोरस वॉल्व इज नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, ये जो पोरस वॉल, इसे पोरस वॉल कहते हैं, पोरस वॉल के थ्रू जा रहा है, इसे कहेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा कि इसे न्यू जे और टी स्मॉल रहेगा हमेशा, बहुत लोग बड़ा लिखते हैं। न्यू जे टी से क्या किया जाता है, इसे कोफिशिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। इसे कोफिशिएंट ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट कहा जाता है, यानी कि इसे जूल थॉमसन इफेक्ट को डिनोट किया जाता है। इज इट क्लियर। अब समझिएगा कि जो ये न्यू जे टी है इसके इक्वल टू क्या हो सकता है। आप ध्यान दीजिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की। तो डेल टी अपॉन, यहाँ पे किस चीज़ का वेरिएशन हो रहा है, एक बात समझिए, एक तो टेम्परेचर है, दूसरा कौन है, प्रेशर है। ठीक है, तो अपॉन पी, और ये किस चीज़ की बात चल रही है, इंथैल्पी की। यानी कि यहाँ पे किस चीज़ की बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है एच की। तो ये क्या हो जाएगा, न्यू जे टी इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एच। इज इट क्लियर। या फिर इसे कह सकते हैं, और न्यू जे टी इज इक्वल टू, ये देखिए जे टी बड़ा लिखे हैं, इसे स्मॉल करके लिखिएगा। ठीक है, माइनस डेल एच अपॉन डेल पी, किसके कंपैरिजन में। अब देखिएगा, जब हम टर्म ले लिया एच टी पी, तीन चीज़ों में लेना है, ठीक ना, टी पी एच, यहाँ पे एच पी ले लिया तो नीचे क्या बचेगा, टेम्परेचर। ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट होती हैं, जो बाहर लिखी जाती है ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। आप फिजिक्स अगर पढ़े होंगे तो इतना वैल्यू आप जानते होंगे। ठीक है, अपॉन डेल एच अपॉन डेल टी, एक बार प्रेशर में एक बार टेम्परेचर में। एंथैल्पी एक बार प्रेशर में लिखे हैं, एक बार टेम्परेचर में, याद रखना। और एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है तो एक बार कौन सा कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सेम थिंग है। अगर हम इसको करके काटना चाहें तो कट सकता है, यही वैल्यू वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि बाद में हमारे कोफिशिएंट को डेरिवेशन में मदद मिल सके। इज इट क्लियर। या फिर हम इसी इफेक्ट को एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अब वो तरीका क्या होगा, सोचिए जरा। वो तरीका होगा कांस्टेंट प्रेशर का। अगर हम इस प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, ध्यान दीजिए, इस प्रेशर को कांस्टेंट कर दें जो रिलीज हुआ है, तो देखिएगा न्यू जे टी -1/CP। ठीक है, इसके लिए CP का यूज होता है, डेल एच अपॉन डेल पी, किसका,
टेम्परेचर का। किसका कांस्टेंट? टेम्परेचर का कांस्टेंट। अगर ऐसा होगा क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे प्रेशर की बात करेंगे तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। यानी कि ये फॉर्मूला कुछ बनेगा, न्यू जे टी इज इक्वल टू -1/Cp डेल एच अपॉन डेल पी टी। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं, समझिएगा। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? यहाँ पे द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर when a gas is allowed to expand from higher pressure, यहाँ पे प्रेशर क्या है? हाइयर है। बलून में क्या होगा? क्या था? बलून था। बलून में प्रेशर क्या था? हाइयर प्रेशर था। हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर थ्रू अ पोरस वॉल्व, यहाँ से हमने क्या किया था? पिंच किया था इसे, ठीक है। थ्रू अ पोरस वॉल्व इज नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यूजेटी क्या था? ये कोफिशिएंट ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट था। यहाँ हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि एक नंबर में केवल ये पूछ देगा या फिर यही पूछ देगा कि कोफिशिएंट ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, लिखिए। तो आपको न्यू जेटी लिखना होगा। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स में आता है तो पूरा ऐसे इसकी वैल्यूज़ लिखनी होंगी, या फिर आप एक नंबर में न्यू जेटी लिखकर ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे आपका एक नंबर बच जाएगा, एक नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जूल थॉमसन इफेक्ट में आगे चीज़ें क्या होती हैं, एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ये तो एक गुब्बारे का एग्जाम्पल हो गया, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए ये डॉक्टर की सिरिंज है, सबने देखी होगी। ये डॉक्टर की सिरिंज होती है, इसमें ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यहाँ से आगे से नीडल लगी होती है और ये प्रेशर देने वाला होता है। मान लो इसमें क्या है, लिक्विड के बीच में एयर का या कोई वॉल है, ये वॉल है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ तक लिक्विड है। अब क्या होता है, अगर यहाँ से ये प्रेस करेंगे, मान लो यहाँ पे लगा है, ये प्रेस करने वाला है। इज इट क्लियर? ये मान लो पिस्टन है, क्या कहते हैं इसको? पिस्टन है। और इसको मान लो यहाँ पे भी मान लो एक पिस्टन है, होता तो नहीं है लेकिन मान लेते हैं एक पिस्टन 2 है, ताकि हम शो कर सकें। पिस्टन 2 है, ये पिस्टन 1 है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम यहाँ से इस लिक्विड को प्रेस करेंगे, ठीक है, ये पिस्टन 1 था, इस लिक्विड को अगर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, इस साइड एक्सपेंड करेगा। इधर से हम इसे क्या करेंगे, प्रेशर देंगे तो ये इधर एक्सपेंड करेगा, ठीक है। ये सिंपल से थ्योरम समझ में आया? यानी कि क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यानी कि क्या होगा, जो इसका वर्क डन होगा इज इक्वल टू क्या होगा, P2V2 माइनस P1V1 होगा। समझ में आई बात? बात समझ में आई? अब इसको लिख सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, अब देखो, अभी हमने शुरू में ही बताया कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो चलिए फर्स्ट लॉ क्या होता है बता दीजिए। डेल ई, या कि हमने वहाँ पे डी ई लिखा था तो उससे कंफ्यूज मत होना, इंटीग्रेशन करने पे ये वैल्यू आती है, ठीक है। डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू। तो यहाँ पे देखो क्यू इज इक्वल टू क्या है, 0 है, हमने तो चार्ज लिया ही नहीं, मतलब हमने क्यू तो लिया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ई होगा वो डब्लू के इक्वल होगा। अब हमें पता करना पड़ेगा कि ई क्या होगा। सो देयरफॉर अब ई को पता करें तो डेल ई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल ई मतलब होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिफरेंस फाइंड करना है। यानी E2 माइनस E1, मतलब एक किसी में से दूसरे को माइनस करेंगे तभी तो आएगा वैल्यू, ठीक है। इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, डब्लू कह सकते हैं, ठीक है। डब्लू लेकिन किसका, माइनस का, क्यों, क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना माइनस, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, E2 को लिख सकते हैं V2 P2, यानी कि वॉल्यूम सेकंड प्रेशर सेकंड, यहीं पे जो मतलब जो पिस्टन हमने शो किया था उसी में, माइनस V1 P1, 2 पिस्टन था 2 वॉल्यूम थी। ध्यान में आ रहा ना, सब बात समझ में आ रही है?
अब देखो इस चीज़ को लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिए, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू को सीधा कर दीजिए, अगर ये माइनस का है तो ये इधर का आएगा तो प्लस का, यानी कि P1 V1 माइनस P2 V2, इस वैल्यू को सीधा कर दीजिए या फिर इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी। हमने वही किया है, समझ में आ रहा ना। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो वही प्लस का इधर आ गया, माइनस का इधर आ गया। अब वैल्यू समझ में आई। अब देखना, इतना सिंपल मैथमेटिक आपको आना चाहिए। E2, अब इस वैल्यू को अगर हम इस साइड लाएं तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, E2 P2 V2 इज इक्वल टू, इस वैल्यू को इधर लाएं तो P1 V1 प्लस E1 हो जाएगा, ये वैल्यू दोनों आ जाएंगी, यानी कि दोनों की जो H2 इज इक्वल टू H1 है, यानी कि इंथैल्पी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और ऐसा कब होगा, H इज इक्वल टू E प्लस पी भी होगा तब होगा, और डेल H इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, हमें बता दीजिए। अगर H2 H1 की वैल्यू सेम है तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मान लो ये 2 है ये भी 2 है तो 2 में से 2 को घटाओ कितना बचे, 0, यानी कि H2 माइनस H1 की वैल्यू क्या आएगी, डेल H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमें शो करना था, यही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने ऊपर पढ़ा कि क्या होता है। ठीक है, हमने पढ़ा ना कि जो S होगा वो 0 केल्विन पे एब्सोल्यूट पर क्या करेगा, 0 देगा, वो थर्ड लॉ को डिनोट करता है। और यहाँ पे जूल थॉमसन इफेक्ट डेल H इज इक्वल टू 0 को डिनोट करता है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, थस द जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन coefficient, let us consider that क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एच। इज इट क्लियर। इफ द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव होगा देन द गैस क्या होगा, वार्म अप होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी। हमें मेन देखो ये वैल्यू आई है ना, इससे मतलब रखो, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वैल्यू से मतलब रखो कि जो डेल एच की वैल्यू आई है वो 0 कैसे आई है। ये बात समझ में आई आपके कि डेल एच की वैल्यू 0 कैसे आई है। हमें एक बार और बता देते हैं, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाएगा। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या करता है सर जी, टेम्परेचर में वेरिएशन लाने पर जब मतलब जब हम क्या करते हैं, प्रेशर को रिलीज करते हैं तो टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। सीधा सीधा याद रखो, उस वेरिएशन को जब एडियाबेटिकली हम देखते हैं तो इस चीज़ को कहते हैं कि क्या है, ये जूल थॉमसन इफेक्ट है। इसका कोफिशिएंट होता है न्यू जे टी, और न्यू जे टी इज इक्वल टू होता है डेल टी अपॉन डेल पी एच। एच क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखना इसी चीज़ को हम डेल एच को हम डेल इसके साथ लेकर कर सकते हैं, डेल एच अपॉन डेल पी, डेल एच अपॉन डेल टी। एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट, एक बार प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि वैल्यू वही सेम चीज़ आएंगी। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो फिर हम इस चीज़ को 1/CP के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने उस फॉर्म में लिखा है। फिर हमने क्या किया कि दो पिस्टन ले लिया, P1 P2, और यहाँ पे ये वॉल्यूम ले लिया V1 और V2। ठीक है, V1 और V2, और इसके साथ हमने क्या किया, हमने वर्क डन निकाला इसका। तो वर्क डन देखिएगा, W इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, P1 V1, तो ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यूज किया। तो Q इज इक्वल टू 0 होता है, ये तो हमें पता होता है। ठीक है, तो डेल E इज इक्वल टू W आया, और यहाँ से हमने जब E2 माइनस E1 की वैल्यू फाइंड की तो होगा P1 V1 माइनस P2 V2, और यहाँ पे H2 इज इक्वल टू H1 आ गया, यानी कि इंथैल्पी के दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होंगी। और जब ऐसा होगा तो चेंज इन इंथैल्पी क्या हो जाएगी, चेंज इन इंथैल्पी 0 हो जाएगी। और यही चीज़ हमें शो करना पड़ता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए जो रिलेट करता है जूल थॉमसन इफेक्ट को, यही हमें शो करना रहता है। अगर आपसे देखिए, अगर आपसे सिंपली 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो आप बस इतना ही लिख कर लाएंगे अपने एग्जामिनेशन में, MSc सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, अगर आपको इससे ज़्यादा पूछेगा तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि डेराइवेशन ऑफ न्यू जे टी। ठीक है,
तो इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर। जय हिंद, जय भारत।